तो चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 रिलेशन की बात कर ली थी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की हम लोगों ने बात कर ली थी, और हमने आपको वहाँ ये भी बताया था कि किस प्रकार से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, किस प्रकार से सिमेट्रिक होते हैं और किस प्रकार से ट्रांजिटिव होते हैं। आज हम लोग अगला रिलेशन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, इसको जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? एक ऐसा रिलेशन बेटा, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। एक ऐसा रिलेशन बेटा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ऐसे रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानेंगे। आइए एक हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। बेटा मान लीजिए ए हमने कोई सेट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 ले लिया, और एक हमने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया और इसके अंदर एलिमेंट 1, 1 है, 2, 2 है, ओके, 3, 3 है और 1, 3 है। इसको देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है? तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। बेटा देखिए, रिफ्लेक्सिव में ए सेट में जितने भी एलिमेंट होने हैं उनका रिलेशन खुद से होना चाहिए। ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है बेटा? सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि जो भी रिलेशन के अंदर एलिमेंट हैं उनका क्या इनवर्स है? 1, 1, 1, 1 का इनवर्स 1, 1 ही होगा है। 2, 2, 2, 2 का इनवर्स 2, 2 ही होगा है। 3, 3, 3, 3 का इनवर्स 3, 3 ही होगा है। 1, 3, क्या 1, 3 का इनवर्स 3, 1 है? नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। बेटा अगर आर सिमेट्रिक ही नहीं है तो आगे ट्रांजिटिव की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। हम इस एग्जांपल को चेक कर रहे थे कि क्या यह सिमेट्रिक है, सॉरी क्या ये इक्विवेलेंस है। तो सिमेट्रिक ही नहीं हुआ, इसलिए आर इक्विवेलेंस नहीं है। आर इज नॉट इक्विवेलेंस। ओके, ये तो आपको मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे इक्विवेलेंस नहीं होगा। यहीं पे अगर हम रिलेशन को चेंज कर दें, इसमें हम कुछ और एलिमेंट ले लें, 1, 2 ले लेते हैं और 2, 1 इसमें रख लेते हैं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस है। रिफ्लेक्सिव तो होगा ही क्योंकि एक के सभी एलिमेंट का संबंध खुद से है। सिमेट्रिक है नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए, सिमेट्रिक है या नहीं है इसको हम लोग प्रॉपर चेक कर लेते हैं। 1, 1 का उल्टा 1, 1 है, 2, 2 का उल्टा 2, 2 है, 3, 3 का उल्टा 3, 3 है, 1, 2 का उल्टा 2, 1 है, 2, 1 का उल्टा 1, 2 है। इसलिए यार क्या है बेटा? आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आइए, क्या चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में बेटा ये होता है कि जितनों का पेयर बनता है, पेयर बनाइए और चेक करिए कि क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं। मैंने ट्रांजिटिव आपको अलग से लेक्चर ही पढ़ाया है पूरा, कैसे ट्रांजिटिव चेक करते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो आइए, 1, 1 किसके किसके साथ पेयर बनाता है? 1, 1 जो है केवल इसके साथ बना रहा है और किसी के साथ नहीं बना रहा है। मतलब जहाँ से ये इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही पेयर है। तो 1 का 1 से है, 1 का 2 से है तो आपको क्या मिलना चाहिए? 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो आपको मिलना चाहिए 1, 2। क्या 1, 2 है? चेक करिए। यस, 1, 2 है, तो 1, 2 के लिए हमने चेक कर लिया।
अब टू टू का देखिए किसके किसके साथ पेयर बना रहा है टू टू, मतलब टू पे इंड हो रहा है तो टू से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, तो केवल एक यही भर है जो टू से स्टार्ट हो रहा है। तो टू टू का संबंध है, टू वन का संबंध है, तो टू वन भी हमें मिलना चाहिए। टू टू का संबंध है, टू वन का संबंध है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, टू वन मिलना चाहिए। क्या आर के अंदर है, यस आर के अंदर तो है, तो हमने टू टू वाले को भी चेक कर लिया। आइए अब हम थ्री थ्री में देखते हैं, क्या थ्री थ्री का कोई पेयर बना रहा है, कोई पेयर नहीं बना रहा है। जहाँ पेयर नहीं बनाता है बच्चों वहाँ हम कह देते हैं कि ट्रांजिटिव है। अब वन टू को देखिए, वन टू किसके किसके साथ बना रहा है, मतलब टू से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो टू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए बेटा शायद दो हैं, एक तो ये बना रहा है और एक इसके साथ बना रहा है। तो वन टू जो है जब टू टू के साथ बनाता है तो क्या मिलता है, और फिर वही वन टू जब टू वन के साथ बनाया तो आपको क्या मिला, वन टू मिलना चाहिए। क्या वन टू है, यस वन टू है। वन वन मिलना चाहिए, क्या वन वन है, यस वन वन भी है। तो वन टू के लिए भी हमने बेटा चेक कर लिया कि वन टू के लिए भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आइए अब टू वन के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। टू वन के लिए ये है या टू वन के लिए ये नहीं है। तो देखिए टू वन के लिए, तो टू वन किसके किसके साथ पेयर बना रहा है, मतलब ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जो वन से स्टार्ट हैं। तो दो के साथ एक इसके साथ बना रहा है और एक इसके साथ। ओके तो चेक करते हैं यहाँ, टू वन जो है वन टू के साथ पेयर बना दिया और टू वन जो है वन वन के साथ। यहाँ आपको क्या मिलेगा, टू टू मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, टू वन मिलेगा। क्या मिल रहा है कि नहीं, टू टू है, यस टू टू है, टू वन है, यस टू वन भी है, यस हर एक एलिमेंट का हमने चेक कर लिया तो वो पेयर बना रहे हैं। अगर बेटा पेयर बना रहे हैं तो वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है। बेटा जहाँ थ्री थ्री वाला ऐसा एलिमेंट था जो पेयर नहीं बना रहा था और हमने बताया था कि अगर पेयर नहीं बनाता है तो वहाँ पे ट्रांजिटिव होता है। इस हिसाब से आर जो है ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके तो बेटा हमने क्या क्या देखा कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है और आर ट्रांजिटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा आर जो है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में ये आपको जानना जरूरी है बेटा कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। चलिए तो इसको आप राइट कर लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की डिफिनीशन। लेट A is any set and R is any relation defined from R is any relation defined from A to itself, ओके आपको A to itself भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि A is any set and R is any relation defined on set A। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप ये भी लिख सकते हैं डिफाइन ऑन सेट ए। ओके देन आर इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ पहला आर बेटा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आर इज रिफ्लेक्सिव दैट इज ए का संबंध ए से होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल। दूसरा बेटा आर सिमेट्रिक होना चाहिए, आर इज सिमेट्रिक दैट इज इफ ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध बेटा ए से होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी किसके अंदर के एलिमेंट होंगे, कैपिटल ए सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे। तीसरा क्या है बेटा आर को ट्रांजिटिव भी होना चाहिए,
आर इज ट्रांजिटिव, ओके, आर को ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। दैट इज यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, ए का भी संबंध सी से होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर इस प्रकार का रिलेशन है बेटा कि आर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम कहेंगे कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। मैंने ये आपको एग्जांपल भी बता दिया, ओके, नोट कर लीजिए। कुछ हम लोग थ्योरेटिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ओके। आइए, अब हम लोग बेटा ये देखते हैं कि और कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कुछ हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटा हमने बात की थी जो रिलेशन ऑफ इक्वलिटी होती है वो रिफ्लेक्सिव भी में मैंने एग्जांपल दिया था, सिमेट्रिक में भी दिया था और ट्रांजिटिव में भी दिया था। तो रिलेशन ऑफ इक्वलिटी जो होता है, रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। किसी भी लाइन में जो पैरेललिज्म का रिलेशन होता है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मैंने आपको ये एग्जांपल सिमेट्रिक में भी दिया था, रिफ्लेक्सिव में भी दिया था और ट्रांजिटिव में भी दिया था। तो रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीसरा बेटा हमने आइडेंटिटी रिलेशन की बात की थी। आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और बेटा जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आप इसको ब्रैकेट में नोट कर सकते हो, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद एक यूनिवर्सल रिलेशन भी जो होता है बेटा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है बेटा बिगेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बिगेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई बेटा आपसे ये बात करता है कि सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अगर आपसे कोई ये पूछता है बेटा कि सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, ओके, समझ गए होंगे। अब यहाँ मैंने बेटा बता दिया कि रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। तो कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर होगा, सही है। अगर ए बेटा बी के बराबर है, कोई दो एलिमेंट है, यदि ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए यदि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी बेटा सी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से जो इक्वलिटी का रिलेशन है बेटा वो रिफ्लेक्सिव को भी फॉलो करता है, सिमेट्रिक के नियम को भी फॉलो करता है, ट्रांजिटिव के नियम को भी फॉलो करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस इक्वलिटी का रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आपको समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद बेटा इसमें एक लास्ट टॉपिक है रिलेशन में, हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं कि आखिर होता क्या है। एक बेटा इसमें है इक्विवेलेंस क्लास। क्या है? इक्विवेलेंस क्लास।
इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। तो बेटा हम आपको कुछ एग्जाम्पल पहले तो हम लिखवा देते हैं कि आखिर इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, फिर कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अगर है बेटा कोई एलिमेंट, तो उसके इक्विवेलेंस क्लास को इस ब्रैकेट में रख देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, इसको रीड क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को रीड क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। इसके अंदर ए है तो क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ओके, और इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए। x जो है बेटा ए सेट में बिलोंग करेगा, इस प्रकार से बिलोंग करेगा कि x और a जो है उनका वो जो है रिलेशन के अंदर हो। और यहाँ पे जो r बेटा होगा वो r जो होना चाहिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, r मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। r को क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ओके बेटा, हर एक अगर कोई ये सेट है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, हर एक का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है। चलिए मैं आपको इधर एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, फिर आपको मैं कुछ और इक्विवेलेंस क्लास से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग ये एग्जांपल एक देखते हैं, एग्जांपल से आपको इक्विवेलेंस क्लास क्लियर करता हूँ। मान लीजिए बेटा आपके पास एक कोई सेट है, एक कोई सेट है, एग्जांपल समझिए। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ए सेट है, आपने एक कोई सेट ले रखा है और इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 हैं और आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन। बेटा आर के बारे में क्या कहता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड गिवन बाई, और आर किस प्रकार से है ये भी देख लेते हैं। आर जो है बेटा इसमें एलिमेंट जो है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1 है, यही देख लेते हैं। अब हमको बेटा 1 2 3 ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 एंड 3। तो देखिए बेटा इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनीशन में आइए। इसमें बेटा इस प्रकार के ये है एक्से, अगर ए का आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो उसमें किस प्रकार के एलिमेंट होने चाहिए, एक्से टाइप के, मतलब ए अंतिम में होने चाहिए। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को देखना है जिनमें ए लास्ट में है, मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो ए होना चाहिए। और उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उनका कलेक्शन आप लेंगे। जिस ऑर्डर्ड पेयर में ए होगा लास्ट में उनका कलेक्शन ले लेंगे और उनका जो पहला एलिमेंट है उनको हम ले लेंगे, वही इक्विवेलेंस क्लास बताएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ। मान लीजिए बेटा 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो आप पहले ये देखेंगे कि जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें किन किन ऑर्डर्ड पेयर में अंतिम में 1 है। तो ये है बेटा इसमें अंतिम में 1 है, ये है बेटा इसमें अंतिम में 1 है, तो 2 ही हैं। तो मैंने क्या बताया है, उन ऑर्डर्ड पेयर को देखना है जिसके अंतिम में 1 है। तो हमने देखा ऐसा 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके अंतिम में 1 है, और उनका पहला एलिमेंट का कलेक्शन ले लीजिए, मतलब यहाँ 1 ले लीजिए इसका और इसका 2, 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, ये आपको क्या मिल गया,
1 का इक्विवेलेंस क्लास, समझ गए होंगे। इसी प्रकार बेटा 2 देखिए, तो अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे बेटा, और इसमें रिलेशन x2 का होगा जो R के अंदर होना चाहिए। तो बेटा देखिए रिलेशन में वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके लास्ट में 2 है, उन पेयर को हमको देखना है जिनके लास्ट में बेटा 2 है, उनको चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन के लास्ट में 2 है। तो देखिए इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 2 है, तो उनका पहला पहला एलिमेंट का कलेक्शन ले लीजिए, उनको एक सेट के अंदर आप रख दीजिए 2 1, 2 का इक्विवेलेंस में क्या एलिमेंट आ गए 2 1। ओके, आइए 3 में देखते हैं। 3 में बेटा देखिए थ्री में कौन कौन से 3 के इक्विवेलेंस क्लास होंगे। तो पहले इसको डिफाइन कर दीजिए, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, इस प्रकार के होंगे कि एक्स और 3 का आपस में संबंध होगा। ओके, तो इसमें कौन कौन से पेयर बेटा हैं देखिए आर के अंदर जिसमें केवल लास्ट में 3 आए, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को देखिए जिसके अंतिम में 3 हो। इसमें अंतिम में 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसको देख लेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो केवल एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है बेटा जिसके अंतिम में 3 है, तो उसका पहला वाला एलिमेंट रख लीजिए। तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गया, केवल 3 है। ओके, इस प्रकार से बेटा हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। बेटा इसमें कुछ चीजें भी हैं, हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर के अंदर हर एक एलिमेंट का पेयर बनेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट एग्जिस्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं there is an equivalence class of each element in set A. There is an equivalence class. There is an equivalence class of each element A. A में जितने भी एलिमेंट हैं बेटा उनका सभी के लिए यहाँ इक्विवेलेंस क्लास होगा। दूसरा चीज ये है बेटा कि दो इक्विवेलेंस क्लास को अगर हम एक साथ लेते हैं, ये तो बेटा या तो पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे या तो दो इक्विवेलेंस क्लास बेटा या तो आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। नोट कर लीजिएगा, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। कोई भी बेटा दो इक्विवेलेंस क्लास हैं, या तो वो आइडेंटिकल होंगी या डिसजॉइंट होंगी। कैसे डिसजॉइंट होंगी और कैसे आइडेंटिकल होंगी आइए देखते हैं। देखिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास में 1 2 एलिमेंट है, तो ये बेटा ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, एक ही हैं। अगर हम इनकी बात करें, वन की आइडेंटिकल क्लास और 3 के आइडेंटिकल क्लास में देखें बेटा, 1 का आइडेंटिकल 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास है इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, और 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास है इसके अंदर एलिमेंट है 3। क्या ये आइडेंटिकल हैं? नहीं है। क्या ये डिसजॉइंट हैं? हैं, क्योंकि अगर आप इनका और इनका इंटरसेक्शन निकालते हो तो आपको 5 मिलेगा। ओके, 5 का मतलब डिसजॉइंट, समझ में आ रहा है ना। इनका और इनका अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो आपको 5 मिलेगा,
क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो डिसजॉइंट हो गया। ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए नहीं, मैं आपको बाहर बता देता हूँ अगले वाले पार्ट में, उसको इरेज करके आगे एग्जाम्पल समझा भी देता हूँ इनका मतलब क्या हुआ। बेटा देखिए, आपने 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था, 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था और 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था। 1 का जब आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाला था तो इसके अंदर एलिमेंट आए हैं 1 2। 2 का जब आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाला है तो इसके अंदर एलिमेंट आए हैं 2 1। 3 का आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाला है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 केवल। तो इनका इनका पहले फर्स्ट और 1 और 2 का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 1 और 2 इक्विवेलेंस क्लास 1 और इक्विवेलेंस क्लास 2 का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 1 2 ही मिलेगा। अगर आप बेटा 1 और 3 का इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट है 1 2, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट है 1 3। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 मिलेगा। अगर 2 और 3 का आप इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं बेटा तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट है 1 2 और 3 के इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट है केवल 3, ये भी 5 मिल रहा है। तो मैंने ये बताया है बेटा कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। देखिए बेटा यहाँ आइडेंटिकल हैं दोनों, यहाँ बेटा डिसजॉइंट हैं, यहाँ भी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको 5 मिल जाए तो ये डिसजॉइंट होता है, यहाँ ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल होगी क्योंकि यहाँ आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, या तो वो डिसजॉइंट होगी, यहाँ पे डिसजॉइंट मिल गया और यहाँ पे डिसजॉइंट मिल गया। तो मैंने वहाँ यही लिखाया है, देखिए यहाँ मैंने यही लिखाया है कि किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो ये आइडेंटिकल होते हैं या तो डिसजॉइंट होते हैं। ओके, इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम बेटा हर एक इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले लेंगे तो वो आपको क्या देगा, ए फिट ही दे देगा। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम लोग हर एक इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले लेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ए फिट ही दे देगा। इनका यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हर एक एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो एक पार्टीशन अगर बनाता है, यदि हम उनका यूनियन ले लेते हैं तो वो वही फिट दे देता है। आपने यहाँ सभी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाला और ये आपको ये फिट मिल गया। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, और इनसे जो संबंधित हमने प्रॉपर्टी बताया ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए बेटा हम लोग कुछ देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल्स हैं और नवबोध के भी एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के शायद आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ बेटा, जो आपने पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी हैं और आपके बोर्ड लेवल के भी हैं। बेटा मैं पहला आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का भी है, ध्यान रखिएगा आप। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए। ये आपके नवबोध का भी है और ये आपके एनसीईआरटी का भी है। फिर एक्सरसाइज, नवबोध के एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे और एनसीईआरटी के भी एक्सरसाइज में आएंगे। ये बेटा एक क्वेश्चन ये है, so that the number
the number of equivalence relation so that the number of equivalence relation in the fit बेटा एमपी बोर्ड वाले बच्चे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ओके, और एनसीईआरटी सीबीएसई वाले भी बच्चे ध्यान देंगे, ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव और आपके 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर पूछा जाता है कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 2। इसमें ये बेटा लिखा है कि आपको ये बताना है कि अगर कोई फिट है और उसके अंदर ए फिट का अगर हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 2 और 2 1 को हमेशा कंटेन करते हैं, तो ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या केवल 2 बनेगी। For that the number of the equivalence relation in the set 1 2 3 containing 1 2 and 2 3 is 2। आपको क्या दिखाना है बेटा कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये इस सेट के अंदर अगर हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं और उस इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 2 और 2 1 कंटेन रहे, तो इनकी संख्या केवल 2 होगी। कितने केवल इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या केवल 2 होगी। नवोद में ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है या एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज में नहीं होगा, नवोद के मिसलेनियस में है, नवोद में मिसलेनियस में ये क्वेश्चन है। और जो सीबीएसई वाले हैं एनसीईआरटी की बुक में ये पहले ही स्टार्टिंग में है। तो देखिए बेटा इसको हम लोग करेंगे कैसे। जो भी बेटा दिया हुआ है उसको हम सेट ए ले लेंगे। इसके अंदर एलिमेंट बेटा कौन कौन से हैं? 1 2 3। अब हम क्या डिफाइन करेंगे बेटा कि ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? क्यों? क्योंकि रिलेशन को निकालने के लिए आपको ए क्रॉस से निकालना पड़ेगा। यहाँ रिलेशन नहीं दिया है, आपको खुद इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे यदि हम 1 2 और 2 1 को कंटेन करते हैं। तो ये तो आपसे निकालते बन जाएगा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ कराएंगे, 1 का 3 के साथ कराएंगे, 2 का 1 के साथ कराएंगे, 2 का 2 के साथ कराएंगे, 2 का 3 के साथ कराएंगे। ओके, फिर 3 का 1 के साथ कराएंगे, 3 का 2 के साथ कराएंगे, 3 का 3 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक ग्राफ में कितने होंगे बेटा? 9 होंगे। कितने होंगे? 9 होंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग पहला रिलेशन बनाते हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें क्या कह रहा है? 1 2 और 2 1 को कंटेन ही रखना है। तो आइए 1 2 को रखना ही है इसके अंदर और 2 1 को रखना है। ओके बेटा आपको क्या रखना है एक बात ध्यान रखिए, ये तो जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन बताते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आप रखेंगे? ए सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से संबंध होना चाहिए। मतलब आपको 1 1 2 2 3 3 रखना ही पड़ेगा। ये हम बेटा अपने से इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1 1 2 2 3 3 रखना ही पड़ेगा। आपकी मजबूरी है, क्वेश्चन में लिखा है कि इस रिलेशन में 1 2 और 2 1 को आप कंटेन करेंगे, इसलिए मैंने इनको कंटेन किया है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा हमने 1 1 को भी रख लिया है, ए सेट के जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन करके यहाँ रख लिया है। ओके, अब हम देखते हैं बेटा क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। चेक कर लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए चेक कर लीजिए। 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 2 1 का उल्टा 1 2 है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है। इस कारण से ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखिए, क्या ये ट्रांजिटिव है? आइए देख लेते हैं। तो
1 2 का किसके साथ पेयर बन रहा है बेटा, अच्छे से ध्यान देना है। 1 2 का एक तो ये बना रहा है, 1 2 इसके साथ भी पेयर बना के चल रहा है, और 1 2 इसके साथ भी पेयर बना के चल रहा है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको ट्रांजिटिव के बारे में पिछले क्लासेस में बहुत ज्यादा बताया है। तो 1 का 2 पे है, 2 का 1 पे है, क्या 1 का 1 पे है, मिल रहा है, यस 1 का 1 पे है, तो 1 2 के लिए ठीक है। 1 का 2 पे है, 2 का 2 पे है, क्या आपको 1 का 2 पे रिलेशन मिल रहा है, यस 1 का 2 पे रिलेशन मिल रहा है। या फिर अगर बच्चों समझ में ना आता हो ना तो हम लोग अलग से देख लेते हैं, तो आपको डाउट क्रिएट नहीं होगा, नहीं यहाँ सभी डाउट क्रिएट होने लगेगा। 1 2 वालों का किनके साथ है, आपको 2 मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, 2 1 है और एक कौन सा मिला, 2 2 है। ओके, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा। क्या ये इसके अंदर है, 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो 1 2 के लिए बेटा ये इक्विवेलेंस सॉरी ट्रांजिटिव है। अब दूसरा पेयर बेटा हमारा कौन सा है, दूसरा पेयर देखिए कौन सा है। दूसरा पेयर हम आते हैं 2 1 पे। 2 1 के साथ रिलेट में कौन कौन से हैं, मतलब 1 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही है, ये बगले में दिया है, ये वाला घर है। आपको क्या मिलना चाहिए, 2 1, क्या देखिए 2 1 मिल रहा है, यस 2 1 मिल रहा है। तो 2 1 के लिए भी पेयर बनाया और 2 1 के लिए भी ट्रांजिटिव है। आइए 1 1 के लिए देखिए, 1 1 के लिए केवल इसके साथ पेयर बना रहा है एक ही, तो 1 1 और 1 2, क्या आपको 1 2 मिल रहा है, यस 1 2 मिल रहा है। तो 1 1 के लिए भी पेयर बना और हमने देखा कि 1 1 भी ट्रांजिटिव को फॉलो करता है। आइए फिर देखते हैं 2 2 के लिए, देखिए 2 2 के लिए केवल एक ही पेयर बन रहा है ये, तो 2 2 का संबंध है 2 1 का संबंध है, क्या आपको 2 1 मिल रहा है, यस 2 1 मिल रहा है, तो 2 2 के लिए भी ये ट्रांजिटिव हो गया। ओके, अब इसके बाद हम 3 3 देखते हैं, क्या 3 3 का कोई पेयर है, 3 3 का कोई भी पेयर नहीं है, और जब पेयर नहीं रहता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, मैंने बताया था। तो बेटा R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए R1 इक्विवेलेंस है, R1 इज इक्विवेलेंस। दूसरा देखिए, क्या इसके अलावा भी क्या कोई पेयर इक्विवेलेंस का बनेगा, तो ये तो एलिमेंट रहेंगे ही, क्योंकि 1 2 2 1 को कंपलसरी है रखना, 1 1 और 2 2 3 3 को भी रखना कंपलसरी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बताता है। सिमेट्रिक तो यहाँ हमने देख लिया। इसके अलावा अगर कोई आप दूसरा एलिमेंट इंक्लूड करते हैं, अगर बेटा मानिए हम 3 1 इंक्लूड करते हैं, तो ट्रांजिटिव बताने के लिए 1 3 इंक्लूड करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। ओके, और देखिए यहाँ तक तो बेटा हमने देख लिया था, ट्रांजिटिव था। और 3 1 के लिए देखिए, 3 1 का पेयर किसके साथ बनता है, 3 1 का पेयर इसके साथ बनता है, ओके, और किसी के साथ बनता है, इसके साथ भी बनता है, और किसी के साथ, और तो किसी के साथ नहीं। 3 1 का पेयर एक बना 1 1 के साथ, और 3 1 का पेयर एक बना 1 2 के साथ। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 3 1 मिलेगा, 3 1 है, यहाँ आपको 3 2 मिलेगा, 3 2 भी है, 3 2 नहीं है बेटा। 3 1 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हमारी मजबूरी है 3 2 को ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 2 को ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक हमारी फिर मजबूरी पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि 3 2 है, अगर 2 3 नहीं होगा तो सिमेट्रिक ही नहीं होगा, जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, 2 3 को भी इंक्लूड करना हमारी मजबूरी है। देखिए कहीं पूरे एलिमेंट तो नहीं आ गए ग्राफे के, अगर पूरे एलिमेंट आ गए होंगे तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, और यूनिवर्सल रिलेशन बेटा आपका अपने आप इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 पूरे एलिमेंट आ गए, मतलब ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। और यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंस होता है। तो R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस। बेटा इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारा एक R1 बन गया, दूसरा R2 बन गया, और R2 एक ऐसा बना जो सबसे बड़ा रिलेशन है, यूनिवर्सल ही बन गया।
तो इसके अलावा आप कोई भी बेटा आपको रिलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना मिल गया? 2। एक तो आपका R1 मिल गया और दूसरा R2। इसके अलावा बेटा कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, तो आज मैंने बेटा एक पहला एग्जांपल बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड में तो ये हमेशा पूछा जाता है कि अगर कोई ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है और हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो उन इक्विवेलेंस रिलेशन की कुल संख्या कितनी होगी यदि 1 2 और 2 1 को हमेशा कंटेन करे। इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 2 और 2 1 को हमेशा कंटेन करें तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं? तो मैंने बेटा 1 2 और 2 1 को कंटेन करते हुए देखा तो केवल 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाए। ओके, इसी प्रकार का बेटा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी आपके नवबोध में भी है और एनसीईआरटी में भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी बेटा आपका नवबोध के मिसलेनियस में है और एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन यही है कि अगर हमारे पास एक कोई सेट है बेटा और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, हमारे पास कोई सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, आपको बताना है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन containing 1 2 is 2। बेटा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, हूबहू वही है, देखेंगे कैसे कि अगर एक कोई सेट है इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है तो आपको बताना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं जिसमें 1 2 कंटेन हो। मतलब हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 2 होने ही चाहिए, तो कुल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम R1 बनाते हैं, 1 2 रखिए। बेटा देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना जरूरी है, 1 1 2 2 और 3 3। सिमेट्रिक के लिए 1 2 1 2 का उल्टा 2 1, इसको भी रखना जरूरी है। ट्रांजिटिव के लिए बेटा देखिए 1 2 2 1 1 1 है, किन किन से रिलेशन कर रहा है, ये एक तो इससे पेयर बना रहा है और एक इससे पेयर बना रहा है। अब देखिए 1 2 2 1 1 1 है, 1 2 2 2 1 2 भी है, इसलिए 1 2 के लिए ट्रांजिटिव हो गया। बेटा ये क्वेश्चन पुराना ही हो गया है ना, वही वाला बन गया। तो एक तो ये बन गया, एक तो आपका ये बन गया, ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में चेक किया है। और क्या और बनाइए, क्या कोई और संभव है? 1 2 को रखना ही है, 1 1 रखिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए इफेक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका होना जरूरी है। अगर 1 2 है तो 2 1 रखना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। बेटा इसके अलावा हमारे पास एक क्रॉस ए में हमने देखा था पिछले लेक्चर में, एक क्रॉस ए में कितने एलिमेंट मिले थे? एक क्रॉस ए में देखिए यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट मिले थे? 9। 9 कौन कौन से थे? 9 कौन कौन से थे बेटा, उनको देखते हैं। एक क्रॉस ए में 9 एलिमेंट कौन कौन से थे? 1 1 था, 1 2 था और 1 3 था, 2 1 था, 2 2 था, 2 3 था, 3 1 था, 3 3 था, 3 2 था और 3 3 था। हमने एक क्रॉस ए यहाँ नहीं निकाला है बेटा, आप निकाल सकते हैं। ओके देखो बेटा हमने किन किन एलिमेंट को ले लिया है, हमने 1 1 को लिया है, 1 2 को लिया है, 1 3 को लिया है, 3 3 को लिया है, 1 2 को लिया है, 2 1 को लिया है। बच्चे कौन कौन से एलिमेंट? ये एलिमेंट बचता है, ये एलिमेंट बचता है, ये एलिमेंट बचता है और अगर बेटा इनमें से हम कोई एलिमेंट को लेने का प्रयास करते हैं 1 3, तो हमारी मजबूरी पड़ जाती है ट्रांजिटिव के लिए, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए।
और फिर बेटा मजबूरी पड़ जाती है सिमेट्रिक के लिए 1-3 का संबंध है और 1-3 का है और 3-3 का है, 1-3 तो है, ओके, एक पेयर बना रहा है इसके लिए हमारी मजबूरी पड़ जाएगी बेटा। अगर 3-1 का रिलेशन है और 1-2 का रिलेशन है, अगर 3-1 का रिलेशन है और 1-2 का रिलेशन है तो ट्रांजिटिविटी के लिए 3-2 होना चाहिए। तो हमारी मजबूरी पड़ती है कि 3-2 भी ट्रांजिटिव होने के लिए होने चाहिए। अगर 3-2 है बेटा तो फिर सिमेट्रिक डिस्टर्ब होगा, इसलिए 2-3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये फिर बेटा आपको वही यूनिवर्सल फिट मिला। तो फिर इसके अलावा कोई भी आपको फिट नहीं मिलेगा। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन जो होंगे बेटा इनकी संख्या भी होगी। ओके, तो ये बेटा आप प्रॉपर समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम लोगों ने एक सेट लिया 1 2 3 और उस सेट में हमें उस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है और ये देखना है कि उसकी संख्या कितनी बनती है और उस इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 2 और 2 1 को हमेशा कंटेन करके चलना है। तो जब हमने 1 2 को हमेशा कंटेन किया, यहाँ भी कंटेन किया, यहाँ भी कंटेन किया, तो हमने ये देखा कि केवल 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन मिलता है, एक यूनिवर्सल मिल रहा है और एक R1 मिल रहा है। ओके, इसलिए इनकी संख्या क्या हुई, 2 हुई। तो चलिए बेटा इसी प्रकार के और हम लोग क्वेश्चन कल देखेंगे। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि जो हमारी सरकार है उनका भी कहना है कि प्रत्येक जो नागरिक हैं वो कोरोना से बचाव खुद करें, सरकार अब कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।